नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना फ्रेंड सतपाल गोदारा हाजिर हूँ एक और एडिटोरियल के साथ। आज 2 नवंबर है और अपना एडिटोरियल है आज इलेक्शंस को लेकर के। तो देखते हैं आज के एडिटोरियल में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो 2 दिसंबर का जो अपना एडिटोरियल है ये इसी हफ्ते की जो कलेक्शंस है उसमें से हमने लिया गया है। तो चलो देखते हैं। विजिलेंस पहला शब्द आ रहा है, विजिलेंस। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क होना, अलर्ट होना। सो जो विजिलेंट होता है, अलर्ट होता है, वो सतर्क कहलाता है। एडजेक्टिव है ये सतर्कता या सावधानी। तो विजिल से विजिलेंट बना है सतर्कता या सावधानी, जिसे अपने कहते हैं विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग। सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन और सर्विलांस, इसका काम होता है। आपने एक नाम सुना होगा सीसीटीवी शब्द, सीसीटीवी। तो क्लोज सर्किट टीवी होता है। तो इसका काम क्या होता है? सर्विलांस का होता है, निगरानी करने का काम होता है। तो जो निगरानी करेगा, जो वॉचफुल होगा, वही क्या होगा? विजिलेंट होगा। सो सिनोनिम्स कॉशियसनेस और वरीनेस। हम चिंता करते हैं, वरी करते हैं, तभी तो हम कॉशन में रहते हैं, सचेत रहते हैं। तो सचेत ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। इन अटेंटिवनेस, अटेंटिव होता है ध्यान देना, इन लगने से क्या एंटोनिम बन जाएगा। वैसे ही जो रिलेशनेस, तो यहाँ केयरलेसनेस हो गया, ध्यान न देना। विजिलेंस रिक्वायर्स फोकस एंड स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। सतर्कता है वो फोकस एंड स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। तो सतर्कता क्या चाहती है कि हमें फोकस, ध्यान केंद्रित हो, और स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, ज्ञान आधारित मजबूत संगठन हो, और ऐसी कार्य योजना हो। तो ये विजिलेंस की पहली शर्त है। ठीक है। दूसरा है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी जो नुकसान पहुंचाता है, एडजेक्टिव है अपमानजनक, हानिकारक। एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और लो ओपिनियन ऑफ समथिंग, तो किसी के प्रति अपमानजनक बातें करना। सो डिस्करेजिंग या डेनिगेटरी। डिनाइगेटरी होता है जैसे आपको डिनाई करता है, आपकी इंसल्ट करता हो। सो कॉम्प्लीमेंट्री या फ्लैटरी, तो ये प्रशंसनीय क्या हो जाएगा? तो प्रशंसापूर्ण क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपमानजनक, निंदक। सो ही रिफ्यूज टू विथड्रॉ डेरोगेटरी रिमार्क्स मेड अबाउट हिज बॉस। तो उसने अपने बॉस के प्रति जो डेरोगेटरी, अपमानजनक शब्द कहे, उनको विथड्रॉ करने से, वापस लेने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन, पेगेटिव। पेगेटिव इज भगोड़ा। तो a person who is running away or escaping from, तो कई बार कल्प्रिट होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको पुलिस है भगोड़ा घोषित कर देती है, वो हाथ नहीं आते हैं या देश छोड़ के चले जाते हैं। डिजर्टर और एस्केपर, बच करके भागने वाला, डिजर्ट करने वाला, छोड़ देने वाला चला जाता है, उसे भगोड़ा कहा जाता है। सो परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग, स्थायी, ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। A fugitive was arrested as he stepped off a plane. ज्यों ही एक भगोड़ा है प्लेन से नीचे उतरा, उसने कदम रखे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब होता है प्रभुत्व, जो सुप्रीम हो। सुप्रीम से शब्द बना है सुप्रीमेसी। तो स्टेट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल, जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, सुप्रीम हो, वो क्या हो गया? सुप्रीमेसी हो गया, नाउन है। सो एसेंडेंसी या प्रीडोमिनेंस, जो प्रभुत्ववादी हो, वो इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम हो जाएगा इन्फेरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है अधीनस्था। तो जो अधीनस्थ हो, या फिर अधीनस्थता या इंफेरियोरिटी, यानी कि इंफेरियर कॉम्प्लेक्स आ जाए। एक सुपीरियर श्रेष्ठता का भाव, तो इसमें नीचता का भाव, हीनता का भाव हो, तो इंफेरियोरिटी हीनता हो गया। सो देयर वाज ए फाइट फॉर सुप्रीमेसी अमंग द हायर मैनेजमेंट। उच्च प्रबंधन के बीच में सुप्रीमेसी यानी प्रभुत्व को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के क्या रही? फाइट रही, झगड़ा रहा। ऐसा बड़े संगठनों में होता रहता है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेट। आर्बिटर, आर्बिटर इसमें रह है जो साइलेंट रहेगा।
ओके, आर्बिटर नाउन है मध्यस्थ, a person who settles a dispute or has ultimate authority in a matter। तो किसी डिस्प्यूट को जो सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की, उसका सॉल्यूशन करने की जिसके पास अथॉरिटी हो सकता हो, आर्बिटर होता है। सिनोनिम हो जाए एडजेक्टिकर, एजुडिकेटर, जज या एम्पायर। जो एम्पायर की भूमिका निभाए, जो जज की भूमिका निभाए, जो एजुडिकेटर हो तो वो उसे आर्बिटर भी कहते हैं। तो वो मध्यस्थ होता है, निर्णय करने वाला पंच होता है। सो डिसअप्रूव और रिजेक्ट, इन नकारने वाला ये एंटोनिम हो गया। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज द फाइनल आर्बिटर। तो राज्य सचिव ही इसके मुख्य पंचाट हैं, निर्णय करता है, जज हैं, आर्बिटर है, मध्यस्थ हैं। नेक्स्ट वन इज विजिलेंस, सतर्कता। द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच पॉसिबल, ये अपने पहले भी पढ़ा था कल भी। अटेंटिवनेस और अलर्टनेस और इनअटेंटिवनेस या क्वेश्चनलेस। सिक्योरिटी ड्यूटीज दैट डिमांड लॉन्ग आवर्स ऑफ विजिलेंस। तो सिक्योरिटी की सुरक्षा की कर्तव्य है वो लंबे अवधि की सतर्कता की डिमांड करती है। तो ये आसान शब्द है, अपने को कल वाला भी याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज टिल्ट द स्केल, फ्रेज है ये, टू इन्फ्लुएंस समथिंग, किसी को प्रभावित करना, खास तौर से स्पेशली ए डिसीजन और बैलेंस, किसी निर्णय को प्रभावित करना इस तरह से कि इन ए वे दैट मूव्स इन दैट डिजायर्ड डायरेक्शन, यानी अपनी मनचाही दिशा देना कि मुझे तो इस डिसीजन को इस तरफ ले जाना है, तो वो क्या हो गया, टिल्ट द स्केल। सो द लेटेस्ट न्यूज ऑन द कैंडिडेट्स स्कैंडल हैज टिल्ट द स्केल इन फेवर ऑफ द अदर कैंडिडेट। जो नवीनतम खबर आ रही है कैंडिडेट के स्कैंडल के बारे में, उसने क्या किया, टिल्ट द स्केल इन फेवर ऑफ द अदर कैंडिडेट, इसने है जो पलड़ा दूसरे के पक्ष में कर दिया। तो ये टिल्ट द स्केल हो गया। अगेन अब देखते हैं अब क्या है, ए बेटर मॉडल ऑन कैटलॉग ऑफ एक्शंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आज का जो आर्टिकल है अपना, ये चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रहने वाला है। आप नौजवान बच्चे हो, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा टीएन सेशन के बारे में। चुनाव आयोग की जो ताकत है, पावर है और निष्पक्षता है, उसका सही सदुपयोग किया था वो व्यक्ति था टीएन सेशन। तो एक बार उनको सैल्यूट करते हैं अपने। टीएन सेशन चुनाव आयोग का जब भी नाम आता है दिमाग में जरूर आता है। अब चुनाव आयोग की कार्यवाही क्या होती है, क्या करना चाहिए, टीएन सेशन ने क्या किया, ये आपको अवश्य जानना चाहिए। तो वर्तमान कंटेक्स्ट में देखते हैं क्या है, ये बहुत ही अच्छा मॉडल हो सकता है, एक ऐसी कार्यसूची हो सकती है, कार्यवाही जो एक्शन लेता है इलेक्शन कमीशन, भारत का जो चुनाव आयोग है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, भारत का चुनाव आयोग है, मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली, उसे अवश्य ही, निश्चित रूप से ही, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए एज द आर्बिटर ऑफ द इलेक्शन कोड ब्रीचेज, एक मध्यस्थ के रूप में, जज के रूप में, जो कि चुनाव की आचार संहिता का कोई ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है, उसके लिए फ्री एंड फेयर काम करना चाहिए। सो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी, आदर्श आचार संहिता, या मॉडल का मतलब आदर्श। सो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है दैट पार्टीज एंड गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, जिसे राजनीतिक दलों और सरकार को उम्मीद की जाती है कि वो उसका अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग, चुनाव अभियान के दौरान, इज वेल मीनिंग, वो बहुत ही अच्छी बात है, बट नॉट इजी टू एनफोर्स, लेकिन इसे लागू करना बहुत ही आसान नहीं है। तो ये लागू करना, एनफोर्स करना, एग्जीक्यूट करना इजी नहीं है। द एमसीसी इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द कोऑपरेशन ऑफ द पार्टी, क्योंकि ये बड़े स्तर पर राजनीतिक दलों के सहयोग पर निर्भर है, एंड गवर्नमेंट्स, और गवर्नमेंट के सहयोग पर निर्भर है, एंड द विजिलेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, और ईसीआई के सतर्कता पर भी निर्भर है। सम ऑफ इट्स क्लॉजेस आर डिक्लेरेशंस ऑफ इंटेंट, क्योंकि इसकी अधिकांश जो धाराएं हैं, कुछ धाराएं हैं, वो डिक्लेरेशंस ऑफ इंटेंट है, वो इरादे की घोषणा है कि आपका इंटेंशन क्या है। सच एज मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि आप चुनाव की प्रक्रिया की जो पवित्रता बनाए रखेंगे। तो ये क्या है, डायरेक्टिव जाता है। ओके, सो इन रिसेंट डेज, हाल ही के दिनों के अंदर, द ईसीआई हैज वेल्डेड द एमसीसी अगेंस्ट द असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा of the भारतीय जनता पार्टी and its Delhi unit president
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी आप लीडर एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सुप्रीमो एंड तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एंड हिज सन एंड कैबिनेट कलीग के टी रामाराव फॉलोइंग alleged violations of the various kinds। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में इन लोगों के खिलाफ इसका सबसे ज्यादा काम में लिया है, जिनके अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा है जो बीजेपी के लीडर है, दिल्ली यूनिट बीजेपी के अध्यक्ष, और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं दिल्ली से, और बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे और जो कैबिनेट कलीग भी है उनकी केटी रामाराव। तो उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कई तरह के आचार संहिताओं के उल्लंघन किए एंड इन ए मोर कंसिक्वेंशियल मूव, और एक और ज्यादा परिणाम स्वरूप आगे कदम बढ़ाते हुए द ईसीआई हैज विथड्रॉन इट्स परमिशंस फॉर द तेलंगाना गवर्नमेंट। तो एक कदम आगे जाते हुए तेलंगाना सरकार को जो अनुमति दी थी टू क्रेडिट कैश टू फार्मर्स अंडर द राइतु बंधु स्कीम हेड एड ऑफ द वोटिंग ऑन नवंबर 30। वोटिंग से ठीक पहले 30 नवंबर से पहले जो राइतु बंधु योजना थी उसके अंदर किसानों को नगद हस्तांतरण की जो मंजूरी दी थी उसको विथड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। ये भी निर्वाचन आयोग ने किया तेलंगाना में। सो द ईसीआई फाउंड स्टेटमेंट्स मेड बाय स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव टू बी इन वायलेशन ऑफ द एमसीसी। क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग ने क्या किया, वहां के जो वित्त मंत्री हैं, तेलंगाना राज्य के वित्त मंत्री हैं टी हरीश राव, उनके जो वक्तव्य है, कथन है, उनको इन वायलेशन ऑफ एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना। बट द क्यूरियसली जिज्ञासा के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटक हैज बीन सर्व्ड नोटिस फॉर इशूइंग एडवर्टाइजमेंट्स। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस सरकार को नोटिस जारी किया गया कि उसने विज्ञापन ऐसे जारी किए दैट माइट इन्फ्लुएंस वोटर्स इन तेलंगाना, कि कर्नाटक के अंदर जो विज्ञापन है, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस सरकार ने जो तेलंगाना में विज्ञापन दिया है वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। सो द गांधीज वर सर्व्ड नोटिसेस फॉर यूजिंग allegedly derogatory words। और गांधीज राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, तो गांधी परिवार को भी क्या किया, नोटिस इश्यू किए गए क्योंकि उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, डेरोगेटरी वर्ड्स का प्रयोग किया अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेस्ड ऑन द बीजेपी कंप्लेंट्स, और इस कार्यवाही का आधार बीजेपी की शिकायतें थी। सो दिस कैटलॉग ऑफ ईसीआई एक्शंस माइट गिव एन अपीयरेंस ऑफ इवन हैंडेडनेस। तो ये जो सूची है, कैटलॉग है, कैटलॉग का मतलब होता है सूची, तो ये जो सूची है वो हो सकता है वो आपको ऐसे लगे इवन हैंडेडनेस कि चलो समानता का व्यवहार है, इसे अपीयर होता है, प्रतीत होता है, बट इश्यूज दैट इट डिड नॉट एड्रेस टू रिक्वायर अटेंशन। लेकिन जो इश्यूज इसने ध्यान नहीं दिया उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या? कांग्रेस कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। कांग्रेस की शिकायतें थी मिस्टर मोदी और अमित शाह के प्रति फॉर चार्जेस कंपेरेबल इफ नॉट मोर सीरियस देन दोज अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स। हाँ, वो ऐसे आरोप थे जो ठीक है ज्यादा सीरियस तो नहीं लेकिन कंपेरेबल जरूर थे। सो फॉर चार्जेस कंपेरेबल इफ मोर नॉट मोर सीरियस, तो वो तुलनीय जरूर थे, उनकी तुलना की जा सकती, ज्यादा गंभीर तो नहीं थे लेकिन आरोप जरूर थे। ऑपोजिशन लीडर्स हैव बीन इग्नोर्ड, तो ऑपोजिशन लीडर्स की जो शिकायतें थी उनको ईसीआई ने इग्नोर कर दिया, उनकी उपेक्षा कर दी, ध्यान नहीं दिए थे। कहने का मतलब ये कहना ये चाहता है कि बीजेपी की जो कंप्लेंट्स थी उन पर तो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की, कांग्रेस की जो या ऑपोजिशन की जो शिकायतें थी उस पर इसने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर इसकी निष्पक्षता पे सवाल उठा रहा है, इसकी टोन ये है। सो ईसीआई हैज नॉट रिस्पोंडेड टू ए कांग्रेस कंप्लेंट दैट, तो निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर है जो रिस्पॉन्ड नहीं किया, that the enforcement directorate tried to tilt the scale in छत्तीसगढ़ by making a public accusation against Chief Minister भूपेश बघेल, कि ईडी है जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने टिल्ट द स्केल, उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगा करके गेंद दूसरे पाले में डालने का प्रयास किया है, पासा पलटने का प्रयास किया है
इन द मिडेस्ट ऑफ इलेक्शंस, चुनावों के बीच में, एंड दैट हैड रिसीव्ड किकबैक्स फ्रॉम ए फुगिटिव, और स्टेटमेंट ये था कि बघेल ने क्या है, एक भगोड़े से मदद प्राप्त की है। सो द मेरिट्स ऑफ दिस केस अपार्ट, इस मामले की चलो मेरिट्स पर विचार न करें, इसको साइड में रखें। वेपनाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बाय सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैन बी एन अनफेयर इंटरफेरेंस। तो कहना ये चाहते हैं कि केंद्रीय और राज्य स्तर की जो एजेंसियां हैं, उनका चुनाव के दौरान इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जांच पड़ताल एजेंसियां हैं, जैसे आपकी ईडी होगी, सीबीआई होगी, इन एजेंसियों का चुनाव के दौरान दुरुपयोग करना, पॉलिटिकल पर्पज, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो दुरुपयोग करना अनफेयर है, अनुचित है, जो हस्तक्षेप है। इंटरफेरेंस का मतलब है हस्तक्षेप, और फेयर होता है उचित, और अनफेयर हो गया अनुचित। So it is doubtful that the ECI has thrown itself up to the task. इसमें संदेह है कि निर्वाचन आयोग अभी इस टास्क में सफल रहा है, and demonstrated its capacity to act fairly and objectively, और इसने अपनी परफॉर्मेंस का प्रदर्शन इस तरह से किया है कि वो बिल्कुल पूरी क्षमता से और निष्पक्षता से और ऑब्जेक्टिवली उसने काम किया हो। So in this context, इस संदर्भ में गवर्नमेंट मूव टू लेजिस्लेट द सुप्रीमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वरीसम। और इसी दौरान, इसी परिप्रेक्ष्य में एक सरकार ऐसी चाल कर रही है, ऐसा कदम उठाने जा रही है कि भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के अंदर वो अपनी सुप्रीमेसी, प्रभुत्व को स्थापित करना चाहती है, और ऐसा कानूनी प्रावधान करने का विचार कर रही है। So in this context, तो इस संदर्भ के अंदर a government move to legislate the supremacy of the executive in the appointment of the members of the election commission is worrisome, ये चिंताजनक है। So under the proposed scheme, इस प्रस्तावित योजना में the ruling party at the center will solely control the composition of the ACI। तो जो पार्टी केंद्र में सत्ता में रहेगी, वो भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना में जो पूरा होल्ड रखेगी, उस पर उसकी सुप्रीमेसी होगी, तो उसका संगठन है, उस पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर नियंत्रण हो जाएगा। सो दैट इज नॉट गुड न्यूज फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, क्योंकि ये भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी अगर ऐसा हुआ तो। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग है, उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बहुत जरूरी है। तो ये चिंताएं एडिटर्स ने इस आर्टिकल में जाहिर की है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है कि वर्तमान सरकार ठीक है फ्री एंड फेयर काम कर रही हो, तो भविष्य में कोई दूसरी लीडरशिप आए वो भी ऐसा करे जरूरी नहीं है। तो इस तरह के जो चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था है, उस पर किसी एक एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटिव का या जुडिशरी का इतना नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसे जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फ्री एंड फेयर ऑर्गेनाइजेशन होना ही चाहिए। तो ये बात सही है, ठीक है। मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।